उनको लगता है कि अगर किसी खबर में हिंदू मुसलमान का एंगल है, किसी खबर में टीआरपी मिलेगी, तो उस खबर को वो आगे बढ़ाते हैं, मामला छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन अगर इंसानियत का मामला है, ह्यूमन राइट का इशू है, महंगाई का मामला है, करप्शन का मामला है, बेरोज़गारी का मामला है, लोगों के कत्ल का मामला है, तो उस खबर को छुपाने की कोशिश की जाती है। और जो रिपोर्टर होता है वो दर दर की ठोकरें खाता है, पूरा दिन लगाता है, पुलिस की लाठियां तक खाता है, कई मरतबा फायरिंग तक का सामना उसको करना पड़ता है। इसके बावजूद वो मायूस होता है क्योंकि उसकी खबरें नहीं दिखाई जाती है। जिस मीडिया हाउसेस के लिए आप काम कर रहे हैं वो अगर आपकी खबरों को जगह नहीं देते हैं, वो आपकी तहरीर को नहीं छापते, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने इस खबर को छाप दिया तो अखबार का जो विज्ञापन है, जो इश्तिहार है, वो रुक जाएगा, अखबार का चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उम्मीद रखेंगे कि पुलिस की तरफ से हमें शाबाशी मिले, अगर आप उम्मीद रखेंगे कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो हमारी तारीफ़ करें, वो हमें अवार्ड दें, वो हमारा सम्मान करें, तो फिर उस वक्त मुल्क की तामीर में हमारा किरदार नहीं माना जाएगा। आपने क्या जो विक्टिम है बराह रास्त उनसे बातचीत की है? क्या पुलिस से, प्रशासन ने अब सच उगलवाने की कोशिश की है कि आपने कोई स्टिंग ऑपरेशन क्या है? ऐसी अगर कोई खबर होती है तो आज भी एक एक स्टोरी को अहमियत दी जाती है। और आदाब दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत अहम है और तारीख़ी भी। और अहम इसलिए कि हम सब पत्रकार रोज़ाना प्रोग्रामों में जाते हैं, जलसों में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लेकिन उन प्रोग्रामों में हम सब रिपोर्टर के हैसियत से जाते हैं, उस प्रोग्राम की रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं, उनकी ख़बरों को छापने के लिए जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम रिपोर्टिंग करने नहीं आए हैं, ख़बर लिखने नहीं आए हैं, बल्कि स्पीकर बनकर आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, और ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। एक और अहम बात ये कि प्रोग्राम का जो उन्वान है, इस उन्वान से बहुत सारे प्रोग्राम यानी जर्नलिज़म के इशू पर, सहाफ़ियों के इशू पर प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन वहाँ बोलने वाले पॉलिटिशियन होते हैं, दानिश्वर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। सहाफ़ियों को वहाँ भी सुनना पड़ता है, उनके मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या है, उसको बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन आज ख़ुद हमें अपने मसाइल पर बोलने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए प्रोग्राम बहुत अहम है। और इसके लिए मैं जामिअतुल क़ासिम के मोहतमीम जवान साल क़ारी ज़फ़र इक़बाल मदनी साहब और इस जामिया के सदर मुदर्रिस मुफ्ती अंसार क़ासिमी साहब और सीमांचल डेवलपमेंट फ़रंट के सेक्रेटरी जनाब शाहजहाँ शाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू का इंतखाब किया है और हम सब सहाफ़ियों को यहाँ पर बुलाया है। हज़रात, इस प्रोग्राम के उन्वान को और आप सबको यहाँ इकट्ठा देखकर मुझे खुशी हो रही है और इस बात का इत्मीनान भी है कि हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती महफूज़ुर रहमान उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो इस इदारा के संस्थापक और फाउंडर हैं, उनकी रूह को खुशी मिलेगी कि उनके जो जानशीन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो असातिज़ा हैं, उनके नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं। क्योंकि मुफ्ती महफूज़ुर रहमान उस्मानी सिर्फ़ मदरसा खोलना नहीं जानते थे, बल्कि वो एक आलमगीर शख्सियत थे। उनकी फ़िक्र ये थी कि हर उस मैदान में काम किया जाए जिसकी वजह से सब लोगों को तरक्की करने का मौका मिले, आवाम के मसाइल हल हों, लोगों की परेशानियां दूर हो। चुनांचे इसका आगाज़ उन्होंने एक मदरसे से किया और पहले मदरसा कायम किया। उसके बाद उन्होंने ज़रूरत महसूस की तो यहीं पर एक मेडिकल कॉलेज की बुनियाद भी रखी। मेरे ख़्याल में वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब उस मौका पर तशरीफ़ भी लाए थे। आगे चलकर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की भी बुनियाद रखी, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी। काम अभी अधूरे हैं, ज़मीनें उन्होंने ख़रीद ली थी, लेकिन ये काम आगे होगा और उम्मीद है सब काम आगे बढ़ाएंगे। वो यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सीमांचल डेवलपमेंट फ़रंट भी कायम किया कि जितने नौजवान हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन सबको जोड़ा जाए, इकट्ठा किया जाए और लोगों के अंदर समाजी बेदारी पैदा की जाए, सियासी बेदारी पैदा की जाए, तालीमी बेदारी पैदा की जाए। जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो सोशल कामों में दिलचस्पी रखते हैं, उनको जमा किया जाए, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज उसी बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं सभी लोग। मैं ख़ुद उनका बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा और हर कदम पर सपोर्ट किया। मिल्लत टाइम्स का इजरा मुफ्ती उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के प्रोग्राम में हुआ था और हर कदम पर उन्होंने आगे बढ़ाया, हर जगह सपोर्ट किया।
तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हर मैदान में काम करते हैं, काम करने वालों को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि उनके साहिबजादे, उनके जो जानशीन हैं, उनके जो शागिर्द और असातिज़ा हैं, वो इसी नक्श कदम पर काम कर रहे हैं। दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज का जो मौजू है मुल्क की तामीर में मीडिया का किरदार, यकीनन मुल्क की आज़ादी का मामला हो या डेमोक्रेसी का मामला हो या जमहूरियत को मजबूत करने का मामला हो, हर जगह मीडिया का अहम किरदार रहा है। लेकिन मीडिया का अहम किरदार उस वक्त माना जाता है जब आप सच्चाई को पेश करेंगे, जो कुछ हो रहा है उसको लिखेंगे, उसे बताएंगे, उसी वक्त मुल्क की तामीर में मीडिया का किरदार होगा। अगर आप हुकूमत के मौक़िफ़ की, हुकूमत के पक्ष की तायद करेंगे, पुलिस प्रशासन का जो नज़रिया है, उसका जो पक्ष है, उसके मुआफ़िक़ अगर आप ख़बरें चलाएंगे, उस तरह की बातें दिखाएंगे, अगर आप उम्मीद रखेंगे कि पुलिस की तरफ से हमें शाबाशी मिले, अगर आप उम्मीद रखेंगे कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो हमारी तारीफ़ करें, वो हमें अवार्ड दें, वो हमारा सम्मान करें, तो फिर उस वक्त मुल्क की तामीर में हमारा किरदार नहीं माना जाएगा। एक सहाफ़ी की अहमियत उस वक्त होती है जब अवाम उनसे खुश होती है और हुकूमत में बैठे लोग उनसे नाराज़ होते हैं। तब कहा जाता है कि वो सहाफ़ी ईमानदार है, सही इशू को दिखा रहा है। अगर इससे हटकर काम किया जाता है तो फिर उस सहाफ़ी की अवाम में मकबूलियत नहीं होती है। आज के दौर में हिंदुस्तान का जो मीडिया है उस पर लगातार सवाल उठ रहा है, हर कोई तनकीद कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद उन मीडिया हाउसेस से जुड़े जो रिपोर्टर हैं, ग्राउंड पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आज भी बेमिसाल है। वो सच्चाई को हर हाल में पहुंचाना चाहते हैं। मुल्क भर में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के जो रिपोर्टर हैं, जहां कहीं कोई घटना होती है, खा पुलिस के ख़िलाफ़ मामला हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ मामला हो, वो रिपोर्ट लिखते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, विजुअल अपने कैमरे में कैच करते हैं और उसे डेस्क पर भेजते हैं। लेकिन मीडिया हाउसेस में जो डेस्क पर एडिटर बैठे हैं, जो प्रोड्यूसर बैठे हैं, उन खबरों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। उनको लगता है कि अगर किसी खबर में हिंदू मुसलमान का एंगल है, किसी खबर में टीआरपी मिलेगी, तो उस खबर को वो आगे बढ़ाते हैं, मामला छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन अगर इंसानियत का मामला है, ह्यूमन राइट का इशू है, महंगाई का मामला है, करप्शन का मामला है, बेरोज़गारी का मामला है, लोगों के कत्ल का मामला है, तो उस खबर को छुपाने की कोशिश की जाती है। और जो रिपोर्टर होता है वो दर दर की ठोकरें खाता है, पूरा दिन लगाता है, पुलिस की लाठियां तक खाता है, कई मरतबा फायरिंग तक का सामना उसको करना पड़ता है। इसके बावजूद वो मायूस होता है क्योंकि उसकी खबरें नहीं दिखाई जाती है, डेस्क पर उसकी खबर को रद्दी में डाल दिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया ने हमें मायूसी के दौर से निकाला है। सोशल मीडिया ने सभी लोगों को मौका फराहम किया है कि अगर आपका एडिटर, जिस मीडिया हाउसेस के लिए आप काम कर रहे हैं, वो अगर आपकी खबरों को जगह नहीं देते हैं, वो आपकी तहरीर को नहीं छापते, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने इस खबर को छाप दिया तो अखबार का जो विज्ञापन है, जो इश्तिहार है, वो रुक जाएगा, अखबार का चलना मुश्किल हो जाएगा। टीवी चैनलों को डर लगता है कि अगर उन खबरों को हमने छाप दिया तो हम पर एक्शन हो जाएगा, हमें एड नहीं मिलेगा, हमारे प्रोग्राम में हमारी जो हुकूमत है उसके स्पोक पर्सन नहीं आएंगे, हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस डर से वो नहीं छापते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का सहारा लेकर सच्चाई को आगे बढ़ा सकते हैं, हकीकत से दुनिया को वाकिफ़ करा सकते हैं। मैं अपनी ही मिसाल देता हूं कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो आज तक के रिपोर्टर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं। वो सब रिपोर्टर ट्विटर पर या मेरे व्हाट्सएप पर खबरें भेजते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कहीं किसी की जान जाती है, कहीं रेप का इशू होता है, और वो कहते हैं कि इस खबर को मैंने पहले अपने डेस्क एडिटर को भेजा था, अपने प्रोड्यूसर को भेजा था, अपने न्यूज़ रूम में भेजा था, लेकिन वहाँ मेरी इस खबर को नहीं छापी गई है। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि मेरा नाम जाहिर के बगैर, मुझे किसी भी तरह का क्रेडिट दिए बगैर आप मिल्लत टाइम्स के प्लेटफॉर्म से इस खबर को छापिए। और हम लोगों ने दसियों इस तरह की स्टोरीज़ की है। हम लोगों की 200 से ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ है, ख़बरें हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। अभी मेरे दोस्त शहनवाज जिस मामले का तस्करा कर रहे थे वो भी ऐसा ही मामला था। उन पर FIR दर्ज हो गई, डॉक्टर इनको धमका रहा है
फिर मैंने ट्वीट किया, उस खबर को चलाया, फिर बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने इस पर स्टोरी की और फिर डॉक्टर को झुकना पड़ा। उसने माफ़ी मांगी क्योंकि वहाँ पर मीडिया की ताकत थी। झुके नहीं, दबे नहीं। जहाँ आप झुक जाएंगे, दब जाएंगे, आपको लगेगा कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा एडिटर हमें हटा देगा, हमारी मुलाजमत बंद हो जाएगी, फिर हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कुछ करेंगे, वहीं पर आपकी परेशानियाँ और बढ़नी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। मिल्लत टाइम्स के 4 से 5 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर FIR है, बिहार में, यूपी में, मुंबई में, बंगाल में। लेकिन इसके बावजूद हम लोग डरे नहीं। हम लोगों ने कहा जेल जाना तो जाने के लिए तैयार हैं, FIR है तो हम FIR के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर हम सच को छापने से रुक जाते हैं, हकीकत लोगों को नहीं बताते हैं, तो फिर हमारे जर्नलिज़म करने का जो मकसद है, हमारा जो पेशा है, हम जिस एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। मैं इस मौजू पर बात कर रहा था कि अगर आपकी खबरों को अखबार में छापा नहीं जाता है, आपकी रिपोर्ट को टीवी चैनलों पर फेंक दिया जाता है, उसे टेलीकास्ट नहीं किया जाता है, तो आपको मायूस नहीं होना है, बल्कि आजकल हर एक के मोबाइल में हाथ है। कहा तो ये जाता है आज के दौर में कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो जर्नलिस्ट है। हाँ, उसने जर्नलिज्म का कोर्स किया हो ना किया हो, तालीम हासिल की हो ना की हो, अगर उसने उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया तो धीरे धीरे वही चीज़ वायरल होती है, खबर बन जाती है। आजकल दसियों ऐसी रिपोर्ट रोज़ाना सामने आती है जो किसी रिपोर्टर के ज़रिए नहीं बल्कि आम लोगों के ज़रिए। लेकिन अगर आप रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट है, आपके पास फेसबुक अकाउंट है, आपके पास ट्विटर का हैंडल मौजूद है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आप उस स्टोरी को जिसे आपके अखबार में छापा नहीं जाता है, जिसे आपके चैनल में आगे नहीं बढ़ाया जाता है, आप उसको अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दीजिए। सच मानिए आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे ईमानदार जर्नलिस्ट मौजूद हैं, ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जो बड़े बड़े हैंडल वाले हैं। वो आपके ट्वीट को आगे बढ़ाएंगे, उस पर स्टोरी करेंगे, उस पर खबर करेंगे और आपकी बात पहुंचेगी। और जिन मीडिया हाउसेस ने आपकी खबरों को नहीं छापा है, 4 दिन बाद मजबूर होकर उसी खबर को वो छापेंगे और आपसे माजरत करेंगे कि मुझे अफसोस हुआ, आपकी खबर हमने नहीं ली। मिसालें मौजूद है कि दसियों ऐसी खबरें रही जिसको बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने शुरू में इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। उनके पास उनके रिपोर्टर्स ने खबर भेजी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको छोड़ दो, इस खबर में ज़्यादा TRP नहीं आएगी, या इस खबर में पुलिस प्रशासन की हमें नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, इस खबर की वजह से सरकार नाराज़ हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने रिस्क लिया, उस खबर को चलाया, मिल्लत टाइम्स में खबर आई, फिर आगे चलकर द क्विंट ने, द वायर ने, द प्रिंट ने उन खबरों को छापा, फिर इंडियन एक्सप्रेस को खबर छापनी पड़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया को खबर छापनी पड़ी, उसके बाद NDTV और आज तक और बड़े बड़े जो TV चैनल है वो उन खबरों को छापते हैं और अपने पत्रकारों को, अपने नुमाइंदों को एक तरह से ये समझाते हैं कि गलती हुई कि शुरू में हमने आपकी खबर को नहीं लिया। और पैसे का भी मामला नहीं है। अगर आप कोई ट्वीट करते हैं, कोई खबर आपके पास ओरिजिनल है, ग्राउंड पर जाकर आपने कोई स्टोरी की है, आप जिस अखबार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, जिस अखबार के लिए आप काम कर रहे हैं वो अगर आपकी खबर को नहीं छापता है, लेकिन अगर किसी अच्छे मीडिया हाउस को जो सोशल मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं, जिनकी वेबसाइट है, उनको पता चलता है कि आपके पास इस तरह की स्टोरी है, आपने इस पूरे मामला को कवर किया है, तो आपसे उस पूरी खबर को कवर कराएंगे, वो आपको उसके लिए पेमेंट करेंगे। जो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी वेबसाइट है, जैसे द वायर है, द प्रिंट है, न्यूज़ क्लिक है, द क्विंट है, या कई बड़े बड़े अखबारात हैं, उनके नुमाइंदे मुल्क में हर जगह नहीं होते। उनकी टीम बहुत लिमिटेड और मुख्तसर होती है, 15-20 लोगों की टीम होती है, उसी के साथ वो काम करते हैं। इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में कोई मामला होता है, कोई घटना होती है, तो उसकी वो खबरें छापते हैं और पूरी तहक़ीक़ के साथ खबरें छापते हैं। उनकी रिपोर्ट ग्राउंड ज़ीरो से की गई रिपोर्ट पर मबनी होती है। तो बहुत कम ऐसा होता है जहां वो अपने रिपोर्टर को दिल्ली से, मुंबई से या जहां उनके हेड ऑफिस से भेजते हैं, बल्कि ज़्यादातर आप जैसे पत्रकारों से वो कांटेक्ट करते हैं, राब्ता करते हैं, वो पूरी स्टोरी लिखवाते हैं और एक एक स्टोरी का 10-10 हज़ार रुपया पे किया जाता है। इतनी बड़ी रकम दी जाती है क्योंकि आपने रिस्क लिया है। जो
घटना की जगह थी वहां पर आप जाते हैं, आप पुलिस से बात करते हैं, जो विक्टिम है आप उनसे बात करते हैं, कोई गवाह मौजूद है आप उनसे बात करके स्टोरी करते हैं, तो आपकी खबर को अहमियत दी जाती है, आपकी खबर को छापा जाता है। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानते, अगर आप हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी में खबर ली जाती है, फिर डेस्क पर उसका इंग्लिश में तर्जमा किया जाता है। अगर आप उर्दू जानते हैं, उर्दू में अगर ऐसी स्टोरी आप करके देते हैं, उस खबर को हिंदी और अंग्रेज़ी में करके छापा जाता है। ज़ुबान मैटर हमेशा कभी नहीं करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि आपकी स्टोरी कैसी है, आपने खबर को किस अंदाज से लिखा है, आपने क्या जो विक्टिम है बराह रास्त उनसे बातचीत की है, क्या पुलिस से प्रशासन ने अब सच उगलवाने की कोशिश की है, क्या आपने कोई स्टिंग ऑपरेशन क्या है। ऐसी अगर कोई खबर होती है तो आज भी एक एक स्टोरी को अहमियत दी जाती है, और एक स्टोरी ऐसी होती है जो एक पत्रकार को एक बड़ा पत्रकार बना देती है, जर्नलिस्ट बना देती है, और फिर पूरा हिंदुस्तान उसकी तारीफ करने पर मजबूर होता है। मसाइल सामने आते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, एक्शन होता है, लेकिन ऐसे मौका पर आपको डरना नहीं है बल्कि डटे रहना है। कुछ भी आपके साथ होता है, आप ट्विटर खोलिए और 2 लाइन ट्विटर पर लिख दीजिए। 10 ऐसे लोग हैं जो रीट्वीट करेंगे, आपका साथ देंगे, आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम लोग ऐसे हज़ारों लोगों का साथ देते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं 1 साल उसका इलेक्टेड डायरेक्टर रहा, अभी भी मैं उसकी कोर कमेटी का मेंबर हूँ। मुल्क भर में जहाँ कहीं भी किसी सहाफ़ी के साथ ऐसा होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, खबर आती है, हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, ट्वीट करते हैं। और जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से कोई ट्वीट आता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आता है, तो फिर पुलिस पर दबाव पड़ता है, पुलिस को झुकना पड़ता है। कई मरतबा एडिटर गिल्ड्स और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की वजह से, उनके स्टेटमेंट की वजह से एफआईआर को वापस लेना पड़ता है। अगर इसके बावजूद पुलिस एफआईआर वापस नहीं लेती है, पुलिस ठान लेती है कि हमें इस सहाफ़ी को जेल भेजना है, मुकदमा को आगे बढ़ाना है, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हाल ही में लीगल एड देने का ऐलान किया है कि हम ऐसे पत्रकारों की मदद करेंगे, कानूनी सपोर्ट उनको करेंगे, लेकिन पत्रकारों पर जुल्म हो, अत्याचार हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन दिनों जो डिजिटल पत्रकार हैं या जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पर जो देहातों में छोटी जगहों पर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या फेसबुक पेज चला रहे हैं, उनको कुछ लोग समाज में इज्जत और अहमियत नहीं देते हैं। कहते हैं ऐसी हर कोई यूट्यूब खोल कर बैठ जाता है, हाथ में माइक ले लेता है, कोई फेसबुक पर काम कर रहा है उसकी अहमियत नहीं, कोई वेबसाइट पर काम कर रहा है उसकी अहमियत नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आजकल कोई भी खबर बनती है, किसी मजलूम को इंसाफ मिलता है, तो इन्हीं सोशल मीडिया के ज़रिए। प्रिंट अखबार या जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जब सोशल मीडिया पर वो खबर वायरल होने लगती है, लगातार लोग इसको शेयर करते, तब उनको लगता है कि नहीं, इसको खबर में लाना होगा, इसको कवर करना होगा, वरना हमारी बदनामी हो जाएगी, और फिर उन चीज़ों को अखबारात में जगह मिलती है। इसलिए जो लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनके 1000 सब्सक्राइबर हो या 1 लाख सब्सक्राइबर हो, इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो किस तरह की खबरों को दिखा रहे हैं, किस तरह के इश्यूज़ को कवर कर रहे हैं। कई मरतबा ऐसी रिपोर्ट होती है जिसके व्यूज़ सिर्फ 100 होते हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो 1 लाख व्यूज़ पर वो रिपोर्ट भारी पड़ जाती है, उस खबर का असर होता है, और ऐसे पत्रकारों को सम्मानित भी किया जाता है। आजकल जो यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, उन पे सरकारें बंदिशें लगाने लगी है, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है। कई ज़िलों में, इलाकों में पुलिस कह देती है कि यूट्यूब चैनल को अहमियत नहीं दी जाएगी, सोशल मीडिया पर काम करने वालों को मान्यता प्राप्त नहीं है, आप डीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कवर नहीं कर सकते, थाने में नहीं जा सकते, इस तरह रोका जाता है। क्योंकि उनको अच्छी तरह पता होता है कि ये जो रिपोर्ट करके ले जाएंगे, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, इन पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कोई दैनिक भास्कर का रिपोर्टर है, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर है, हिंदुस्तान का रिपोर्टर है, तो प्रशासन को अच्छी तरह पता है कि अगर रिपोर्टर ने रिपोर्ट लिखकर भेज भी दिया, तो डेस्क पर हमारा आदमी मौजूद है, वो इस खबर को आगे नहीं बढ़ाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया वालों को रोका नहीं जा सकता। तो इस तरह कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, इसलिए आप डीएम की या बड़े अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि जो अहमियत उनको है, इनको भी है। भले ही उनको प्रॉपर जर्नलिस्ट मानते हैं, सोशल मीडिया पर काम करने वालों को कहा जाता है कि आप जर्नलिस्ट नहीं, लेकिन जर्नलिज्म ये है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ समाज में चल रहा है, उसको दिखाना, उसको पेश करना, यही जर्नलिज्म है।
और हिंदुस्तान का कानून इसकी इजाज़त देता है। अभी तक जो आईबी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, उसने सोशल मीडिया के सहाफ़ियों के लिए बाज़ाब्ता कोई कानून नहीं बनाया है। उनकी तरफ से हमेशा यही कहा गया, कई मरतबा कानून लाने की बातचीत होती है, धमकियाँ दी जाती है, इस तरह कानून लाया जाएगा, इस तरह मुश्किल होगी, लेकिन अभी तक यही है कि जो जर्नलिज्म के इथिक्स है, जो रूल और रेगुलेशन है, जो जर्नलिज्म के एक प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, उसके मुताबिक आप काम कीजिए, ख़बरों को दिखाइए। आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जर्नलिज्म के रूल हैं, एथिक्स हैं, और इस पर आप चलकर काम करेंगे तो आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी काम करें, आपको किसी भी तरह की कोई दुश्वारी नहीं हो सकती है। और इन दोनों कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है जिसकी मेंबरशिप लोग देते हैं, और जब लोग ऐसे संस्थाओं से जुड़ जाते हैं तो कहा जाता है कि एक ऐसी संस्था से जुड़ गए हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी निज़ाम को फ़रोग़ दे रही है, लिहाजा उसको माना जाएगा और उसको एक तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया का दर्जा मिलेगा। और आज की तारीख़ में यूट्यूबर या डिजिटल पर काम करने वालों की अहमियत और बढ़ गई है कि जितने बड़े बड़े पत्रकार थे जो टीवी चैनलों पर काम कर रहे थे, वो सारे सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। तो कल यही लोग सोशल मीडिया पर काम करने वालों को हकारत की निगाहों से देखते थे, उनको हल्के में लेते थे, लेकिन आज जब खुद उनकी संस्था में उनकी जॉब जा रही है, उनकी नौकरी ख़त्म हो रही है, तो वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, वो भी सब्सक्राइबर की भीख मांगते हैं। तो जो कल चिढ़ाते थे आज वो भी यही हैं। और अब कोई मेन स्ट्रीम नहीं रह गया, बल्कि जिसको देखा जाता है, जिसको पढ़ा जाता है, जिस मीडियम को सुना जाता है, वही मेन स्ट्रीम है। एक ज़माने में मेन स्ट्रीम का मीडिया अखबारात हुआ करता था, प्रिंट हुआ करता था, फिर रेडियो का ज़माना आया, लोग उसको सुनते थे, उसके बाद टीवी चैनल का ज़माना आया, वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया। आज सिर्फ 80 नहीं बल्कि 90% लोग मोबाइल पर ख़बरों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े चैनल हैं उनको भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही देखा, पढ़ा और सुना जाता है, टीवी चैनलों के ज़रिए नहीं, सेटेलाइट के ज़रिए नहीं, केबल के ज़रिए नहीं। इसलिए आज की तारीख़ में यही मेन स्ट्रीम मीडिया है, और जो लोग जिस मैदान में काम कर रहे हैं वो मेन स्ट्रीम का मीडिया है। उन पर हम सबको प्राउड है, और वो जितना आगे बढ़ेंगे उन सबको हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज की इस मजलिस में मैं इसी पर इक्तफ़ा करूँगा और आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब काम करते रहिए। जो इस तरह की संस्था बनी है, ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उनसे जुड़िए। आजकल हम लोगों ने भी डिजिटल मीडिया में काम करने वालों को जोड़ने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको मरबूत करने के लिए, उनको वर्कशॉप कराने के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए कोगेटो मीडिया फाउंडेशन बनाया दिल्ली में। मकसद यही है कि जो लोग देहातों में काम करते हैं, ज़िली सतह पर काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है हर तरफ के लोगों से। तो ऐसे लोगों को कैसे मदद की जा सकती है, उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, तो यही मकसद है। और आप सब लोग बेहतर काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और बेहद शुक्रिया कि आप सब ने मुझे सुना।